बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बायो का एक नया टॉपिक लाए हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेकिन टॉपिक में बढ़ने से पहले आपको बहुत ज़रूरी बात बता दूं। इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास हमने कुछ नोट्स लिखे हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में भी मौजूद हैं और वर्ड एक्सेल फॉर्मेट में भी मौजूद हैं। अगर आप में किसी को चाहिए होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में मोर इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें मौजूद हैं। तो अगर आप में से किसी को चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको जीमेल लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ में भी दे सकते हैं और आपको वर्ड एक्सेल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी न्यू अपडेट्स हो वो आपको टाइम पे मिल सकें। चलिए हम टॉपिक की जाने बढ़ गए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे कहते हैं? जैसा कि हमें पता है, हम जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसको हम इनहेलेशन करते हैं, और इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जो है, एयर, वो हम इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर। तो जब हम बॉडी के अंदर एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाती है, वो हवा बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाती है। अब इस ट्रांसपोर्ट हो जाती है हर पार्ट तक, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में एक एजेंट इन्वॉल्व है जिसको हम ब्लड कहते हैं। ब्लड एक ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीजन जो है लंग से लेकर फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाता है। तो जैसे लंग्स तक पहुंच जाता है वो, तो उसके बाद वो बॉडी से बाहर एक्सहेल हो जाता है। इसमें मेन एजेंट जो है वो ब्लड है, कि वो ऑक्सीजन को भी ब्लड के हर पार्ट बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, और CO2 को बॉडी के हर पार्ट से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है, और फिर लंग्स उसको एक्सहेल कर देता है। अब हम ये जानते हैं, अब जब ये जान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह करता है, मतलब ये ब्लड के अंदर किस तरह कलेक्ट होके उसके साथ अटैच होके बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, RBCs जिसको हम कहते हैं, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब RBCs के साथ एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन के ज़रिए ही ये ऑक्सीजन जब RBCs के साथ अटैच हो जाता है तो उसके बाद ये बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है ये वाला कि इसको हम जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमने लिखा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है, हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटीन है चूँकि, तो उसके साथ जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है तो फिर उस हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है। जैसे कि मैंने ये रिएक्शन लिखा है, 1 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है, तो इसको Hb4O2, मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है। इसके बाद कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी हमने डिफिनीशन लिखा है जो बुक का है। बुक में ये कहते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी का डिफिनीशन बुक में कुछ ऐसा है कि एबिलिटी टू बेंड ऑक्सीजन विद ब्लड इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन का अटैच हो जाता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, हीमोग्लोबिन को चेंज कर देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, तो इस एबिलिटी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन ये बुक का डिफिनेशन है, अगर मैं आपको अपना डिफिनेशन बता दूं तो द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट इट अटैच हाउ मच विद ब्लड और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होके कैरी होता है, ये कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इस कैपेसिटी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये हमने ये लिखा है कि O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब कि पार्शियल प्रेशर और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है, जो कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब अगर ब्लड ऑक्सीजन के साथ 100% सैचुरेटेड हो जाए, अगर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ 100% सैचुरेटेड हो जाता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में 100 mmHg हो जाए, मैं फिर से बता दूं, अगर ब्लड ऑक्सीजन के साथ 100% सैचुरेटेड हो जाए और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में 100 mmHg हो जाए, तो उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है, मतलब ब्लड का मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 20 मिलीलीटर होगा आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है फिर वो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और ये मैक्सिमम रेंज है। कैसे, मैंने जैसे पहले बताया, अगर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ 100% सैचुरेटेड हो जाए और फिर ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 100 mmHg हो जाए, तो फिर ब्लड का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो आउट ऑफ 100 मिलीलीटर वो क्या होगा, 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ ब्लड के साथ क्या होता है, 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन। मतलब अगर हम 100 ग्राम ऑफ ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 15 ग्राम जो है वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और फिर हमें ये भी पता है कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उसके साथ क्या होता है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अगर हम अगर हम ये फिर जानें कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो बराबर है, वो इक्वल है 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के, और एक ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। तो फिर 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे, तो अगर हम 1.34 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 20.1 आएगा। तो 1 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं वहाँ से, तो 20 रह जाएगा। तो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी कर सकता है। और 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन कितने ब्लड में आता है, वो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में आता है। ये मैंने नीचे प्रूफ दिया हुआ है इसका, आप ये स्टडी कर लें, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर नीचे लिखा है। लेकिन ये हमने जो पढ़ा कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो ये आइडियल केस है। ये क्या है, आइडियल केस है। चलिए अब हम नॉर्मल कंडीशन की जानिब बढ़ते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन ये होता है कि नॉर्मली 100 मिलीलीटर ऑफ आर्टेरियल ब्लड जो है वो 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर सकता है, मतलब उसके साथ होता है इतना, जिसका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 95 mmHg होगा, और वो उसकी सैचुरेशन रेट कितनी होगी, वो 97% है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन कर सकता है, जिसकी पार्शियल प्रेशर जो है वो 95 mmHg होगी, सैचुरेशन रेट जो है वो 97% है। अब 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो कि किस में है, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में मौजूद है, उसमें से सिर्फ 5% ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाता है। ओनली एंड ओनली 5% इज़ रिलीज्ड इनटू द टिश्यू बाय आर्टरी, मतलब बाय ब्लड के साथ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के साथ कितना है नॉर्मल कंडीशन में, वो 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन है। और इस 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन में कितना सप्लाई होता है, कितना वहाँ पर रिलीज़ होता है, तो उसकी अमाउंट 5 मिलीलीटर है। तो जब
19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मौजूद होता है, और वहाँ से 5 मिलीलीटर जो है वो रिलीज़ हो गया टिश्यूज़ में। तो बाकी ब्लड में अब ऑक्सीजन कितना रह गया? तो इसके बाद 5 को 19.4 से माइनस करें तो कितना रह जाएगा? 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगा। यानी 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से रिलीज़ हो जाता है टिश्यूज़ में, तो फिर वीनस ब्लड जो है उसके साथ कितना ऑक्सीजन रह जाता है? 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रह जाता है। और अब ये जो ऑक्सीजन रह गया इसकी सैचुरेशन रेट क्या है? वो 75% है। और इसकी पार्शियल प्रेशर क्या है? वो है 14 mmHg। मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। नॉर्मल कंडीशन में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन करता है 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन जो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में नॉर्मल रेंज में मौजूद होता है, नॉर्मल कंडीशन में, उसकी पार्शियल प्रेशर जो है वो 95 mmHg है, और इसकी सैचुरेशन रेट जो है वो 97% है। जब इस 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन से 5% या 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज़ हो गया, तो फिर ब्लड में जितना रह गया उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी मिकदार जो है वो 14.4 मिलीलीटर है। अब इस 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में रह गया है, उसकी सैचुरेशन रेट क्या है? 75% है, और उसकी पार्शियल प्रेशर जो है वो 14 mmHg है। अब हम आते हैं एक्सरसाइजिंग कंडीशन तक। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रीथिंग रेट क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि टिश्यूज़ जो होते हैं उनको मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज्ड हो चुकी है ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग, तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब ये क्वेश्चन है कि एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? तो आंसर ये है कि जब ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का काम ही ये होता है कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। मतलब जब ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, तो वहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये ATP बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में फिर ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और ये ATP खुद ही एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हर एक टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो तब जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो आर्टेरियल ब्लड जो है वो 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है। कितना? 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में क्यों रिलीज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो फिर जब ये 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में रिलीज़ करता है, तो वीनस ब्लड में कितना रह जाता है? वो 4.4 मिलीलीटर है आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। पहले कितना था? 19.4। फिर उसके बाद कितना रह गया? 14.4। और अब कितना रह गया? अब रह गया 4.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में रह गया। तो अब ये जो ब्लड में 4.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रह गया, इसकी सैचुरेशन रेट कितनी है? परसेंटेज इसका कितना है? तो वो 20% है। और इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है? तो वो 18 mmHg है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कितने मिलीलीटर? तो 4.4 मिलीलीटर आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। वही बात आ गई कि जब 4.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रह गया, उसकी सैचुरेशन रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो 20% है, पार्शियल प्रेशर जो है वो 18 mmHg है। तो उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 20 मिलीलीटर बच जाएगी आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कंटेन करता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 1.34 को 15 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है?
कि 20.1 आता है, तो 1 को हम राउंड आउट कर देते हैं, वहाँ से आउट हो जाते हैं, तो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रह गया। चूँकि ये आइडियल है, हमने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा कि वो कितना होगा, नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा कि वो 19.4 है मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन है, और आइडियल जो है वो कितना है, आइडियल जो है वो 20 मिलीलीटर है। अब इसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, हमने तो ये भी पढ़ा ना कि प्लाज्मा जो है उसमें भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब डिज़ोल्व हो जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन रख सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर। अभी क्वेश्चन ये है कि 3% ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत ज़्यादा कम क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो वो लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में इन लार्ज अमाउंट डिज़ोल्व होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसी वजह से प्लाज्मा जो है वो कंटेन करता है ओनली 3% ऑफ O2, लेकिन प्लाज्मा कितना होगा, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा कंटेन ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और वजह क्या है वो भी मैंने बता दिया कि बिकॉज O2 इज लेस डिजॉल्व कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा। अब नॉर्मल ये जो है नॉर्मल कंडीशन में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो है वो 0.29 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, वो इतना कैरी करता है। लेकिन कभी कभी ये कंसंट्रेशन जो है 0.29 से बढ़ जाती है, कहाँ तक, 0.39 मिलीलीटर तक आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ब्लड प्लाज्मा। मतलब नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये है कि 0.29 ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है, मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है 0.29 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कभी कभार जब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा 0.39 मिलीमीटर को ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब 0.39 जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी 0.29 से 0.39 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन तक, तो तब उसकी पार्शियल प्रेशर कितनी हो जाएगी, 95%। और अच्छा, और इसकी पोटेंशियल हाँ ये रह जाएगी, पार्शियल प्रेशर जो है वो 95% रह जाएगी। अब ब्लड प्लाज्मा में कितना ऑक्सीजन रहता है नॉर्मली, वो तो हमने पढ़ लिया कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा के साथ 0.29 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन रहता है नॉर्मली। लेकिन जब अगर ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है 0.39 मिलीमीटर तक, तो फिर ब्लड प्लाज्मा के साथ कितना ऑक्सीजन रह जाएगा जब ये 0.39 को जो है क्या करेगा, 0.39 को जब ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा ब्लड तक। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन आर्टरी 100 मिलीलीटर ब्लड प्लाज्मा सप्लाई ओनली 0.17 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.17 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है टिश्यूज़ में, और उसके साथ नॉर्मली कितना होता है 0.29। तो 0.29 टोटल है और 0.17 मिलीलीटर ऑक्सीजन ये सप्लाई करता है टिश्यू को। तो वीनस ब्लड प्लाज्मा फिर उसके साथ कितना रह जाएगा, तो 0.29 से माइनस करी 0.17, तो कितना रह गया 0.12। अब ये वो अमाउंट है कि जब ब्लड प्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को सप्लाई करता है, जिसकी नॉर्मल रेंज उसके साथ 0.29 है और 0.17 वो सप्लाई करता है, तो कितना रह गया 0.12 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा के अंदर रह गया। अब इसकी पार्शियल प्रेशर क्या होगी, वो होगी 40 mmHg। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा उस PDF और वर्ड एक्सेल फाइल्स का, तो वो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह दोनों सेंड कर देंगे।